नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सैनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो आगामी हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के इस वीडियो में मनुष्य के जनन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण 120 प्रश्नों को लिया गया है। तो आप यदि ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मनुष्य के जनन तंत्र से संबंधित आपके सारे के सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और अपने मित्रों को इसको शेयर कर दो। तो हमारे पास आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको प्रजनन कहा जाता है। जीव होते हैं वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, नर एवं मादा के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर एवं मादा के युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव में निषेचन होता है। तो मानव के अंदर निषेचन कहाँ पे कैसा होता है? आंतरिक होता है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? फेलोपियन नलिका में संपन्न होती है, जिसको अंडवाहिनी भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, युग्मक होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रीट 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से अगुणित कोशिका कौन सी होती है? तो युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित कोशिका होती है या एकल कोशिका होती है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, नर की वह कोशिका जो मादा अंडे को निषेचित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, मादा की वह कोशिका जो शुक्राणु के साथ जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहा जाता है। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से किसका निर्माण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। 8 नंबर प्रश्न है हमारे पास, युग्मनज होता है। तो युग्मनज कैसा क्या होता है? द्विगुणित होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु ये तो क्या है? अगुणित है, इनको युग्मक कहा जाता है। जब इनका संयोजन होता है, जब इनमें क्या होता है? निषेचन होता है, जब जो आकृति बनती है, जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज कहा जाता है। और युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। उसके बाद में 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शरीर में स्थित जनन अंगों में, तो ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है? केवल जनन अंगों में होता है। तो शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लैंगिक जनन कितने युग्मकों के संयोजन से पूर्ण होता है? तो लैंगिक जनन 2 युग्मकों के संयोजन से पूर्ण होता है। उसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? केंद्र के भीतर स्थित होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। नर में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो XY और मादा में जो होते हैं वो कौन से होते हैं? XX होते हैं। और कौन से होते हैं? 45 और 46 जो गुणसूत्र होते हैं उनको लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद में मनुष्य के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु किस में होता है? नर के अंदर। और अंडाणु किस में होता है? मादा के अंदर। जब इन दोनों के अंदर क्या होता है? संयोजन होता है, तो दोनों के अंदर 23 गुणसूत्र आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और उस संतान के अंदर टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, नर जनन अंग में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? तो नर जनन अंग के अंदर
कौन से अंग शामिल होते हैं? एक तो होता है वृषण, उसके बाद में वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शीशन, ये अंग शामिल होते हैं। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मादा जनन अंग में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? तो मादा जनन अंग के अंदर अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि, ये अंग शामिल होते हैं। उसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है हमारे पास, नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? तो नर में प्राथमिक जनन अंग किसको माना जाता है? वृषण को माना जाता है। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मादा में प्राथमिक जनन अंग होता है तो कौन सा होता है? अंडाशय होता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न, नर में जनन ग्रंथि कौन सी है? तो नर में जनन ग्रंथि किसे माना जाता है? वृषण को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, वृषण का आकार कैसा होता है? तो वृषण का आकार अंडाकार होता है। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है, वृषण का क्या कार्य होता है? तो वृषण का कार्य है शुक्राणु को उत्पन्न करना। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? तो शुक्राणु का जीवन काल 30 दिन का होता है। उसके बाद में 25 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहता है? तो 72 घंटे जीवित रहता है। 26 नंबर प्रश्न है हमारे पास, स्त्रियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, 1 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंडाशय का मुख्य कार्य है? तो अंडाशय का मुख्य क्या कार्य? अंडाणु को पैदा करना या उत्पन्न करना। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत सारी परीक्षा में अब तक पूछा जा चुका है। तो वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है? तो उन कोशिकाओं को या तो बोलते हैं अंतराली कोशिका, और इन अंतराली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? लेडिंग कोशिका कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच सहवयनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? अपरा कहा जाता है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है, ग्रेफियन पुटिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ग्रेफियन पुटिकाएं स्त्री के अंडाशय में पाई जाती है। 31 नंबर प्रश्न है हमारे पास, स्त्रियों में रज चक्र औसत कितने दिनों पश्चात होता है? तो कितने दिनों पश्चात होता है? 28 दिन बाद होता है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो अंडाशय में पाया जाता है उसका क्या कार्य? प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करना। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षा के अंदर आ चुका है। तो किस में पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु अस्थायी रूप में किस में रहते हैं? तो अस्थायी रूप में किस में रहते हैं? अधिवृषण में पाए जाते हैं। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसकी मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन होने से बच्चा पैदा होता है? तो किस में होता है? गर्भाशय से होता है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, सिगेमी किसे कहते हैं? तो सिगेमी किसे कहा जाता है? एक शुक्राणु का अंडाणु से जब संयोजन होता है तो उसको सिगेमी कहा जाता है। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय की श्लेष्मिक कला को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय की जो श्लेष्मिक कला है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? निषेचित डिंब का विकास गर्भाशय में होता है। उसके बाद में निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसको कहा जाता है? गर्भाशय और डिंब के मिलन को निषेचन कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निषेचन से क्या बनता है? तो निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। 41 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में बच्चा कैसे बनता है? तो गर्भाशय के अंदर बच्चा कैसे बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद में युग्मनज बनता है, उसके बाद में भ्रूण बनता है और उसके बाद में बच्चे का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, अपरा क्या है? तो अपरा क्या है? गर्भाशय में बच्चे को पोषक तत्व पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। उसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है, मासिक धर्म कब से शुरू होते हैं? तो मासिक धर्म कब से शुरू होते हैं? 12 से 14 साल की उम्र में होते हैं। उसके बाद में 44 नंबर प्रश्न है, मासिक धर्म कब से बंद होने शुरू हो जाते हैं? तो 45 और 50 की उम्र के अंदर मासिक धर्म बंद होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, क्या गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म आते हैं? तो गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म नहीं आते हैं। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है, मासिक धर्म की अवधि कितनी होती है? तो मासिक धर्म की अवधि यह 26 से 28 दिन की अवधि पर होता है तथा यह 3 से 4 दिन तक रहता है।
उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न है, गर्भ में शिशु के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो गर्भ के अंदर ही शिशु का जो परीक्षण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। ये एक ऐसा परीक्षण होता है, इसके द्वारा अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, उन बीमारियों का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है, महिला की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद में 50 नंबर प्रश्न है हमारे पास, स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों के अंदर निषेचन कहां पे होता है? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिकाओं में होता है। उसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सेमनीफेरस नलिका या शुक्रधर नलिकाएं पाई जाती है। तो ये कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। 52 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो कितने बनते हैं? 96 शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंडजनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड निकलते हैं? तो कितने निकलते हैं? 3 ध्रुवीय पिंड निकलते हैं। उसके बाद में हमारे पास 54 नंबर प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणुओं में बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। उसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य की उस विकासीय अवस्था का नाम बताइए जिसमें गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है। तो उस अवस्था का क्या नाम है? जो गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित होता है उसको सिर कहा जाता है। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, किस अंग में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण अंडाशय में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर परीक्षा के अंदर 3-4 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है, मानव में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 280 दिन की होती है। उसके बाद में हमारे पास 58 नंबर प्रश्न है, उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें विकास कर रहा भ्रूण अंडाशय की दीवार पर स्थापित होता है। तो उस अवस्था का क्या नाम है? ब्लास्टूला है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, ग्रेफियन पुटिकाओं से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ग्रेफियन पुटिकाओं से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 60 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग को कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसको कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं? LH और FSH हार्मोन प्रेरित करते हैं। उसके बाद में 61 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? Y गुणसूत्र द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो जो गतिशील जनन कोशिका होती है उसको नर युग्मक या शुक्राणु कहा जाता है। उसके बाद में 63 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्त्राव कहाँ छोड़ती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये ग्रंथि अपना स्त्राव मूत्र मार्ग में छोड़ती है। उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न है, शरीर के बाहर जिस थैली में वृषण निश्चित होते हैं या स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 65 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालिकाएं पाई जाती है? तो प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालिकाएं पाई जाती है? तो 250 पालिकाएं पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? अंतराली अवकाश कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, अंडाशय के ठीक पास अंडवाहिनी का हिस्सा क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। तो अंडाशय के पास ठीक पास जो अंडवाहिनी का हिस्सा होता है उसको इफंडीबुलम कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है कि पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। तो पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इसमें सहायता मिलती है। तो इसमें किसकी सहायता मिलती है? शुक्राणु बनने में सहायता मिलती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है,
फिर शुक्र वाहक के द्वारा आगे आता है और फिर मूत्र के मार्ग द्वारा अंडाणु के साथ संयोग होता है। उसके बाद में हमारे पास 70 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है। तो स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है, उसको रजोद्रम कहा जाता है। उसके बाद में 72 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण के शुक्राशय में होता है। उसके बाद में हमारे पास 73 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में अंडकोश की लंबाई चौड़ाई होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मनुष्य में अंडकोश की लंबाई 5 सेमी होती है और चौड़ाई 2.5 सेमी होती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य में प्रत्येक वृषण का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के अंदर प्रत्येक वृषण का वजन 12 ग्राम होता है। उसके बाद में हमारे पास 75 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के वृषण का तापमान नियंत्रण करता है। तो मनुष्य के वृषण का तापमान वृषण कोश नियंत्रित करता है। उसके बाद में हमारे पास 76 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के वृषण एक संरचनात्मक श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक के संपुट में बंद रहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहा जाता है, जिसके अंदर वृषण बंद रहते हैं। उसके बाद में हमारे पास 77 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो कौन सी कोशिकाएं करती है, अंतराली कोशिकाएं कहा करती है, जिनको लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 78 नंबर प्रश्न है, वृषण में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए मार्ग प्रदान कौन सी नलिकाएं करती है। तो वृषण में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए मार्ग प्रदान कौन सी नलिकाएं करती हैं, अधिवृषण जिसको कहा जाता है, इसको एपिडिडाइमिस भी कहा जाता है, वो शुक्राणुओं को परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती है। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद में 80 नंबर प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं पूछ लेते हैं, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद में 81 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील कौन करता है। तो शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील प्रोस्टेट ग्रंथि करती है या इसका स्त्राव करता है। उसके बाद में हमारे पास 82 नंबर प्रश्न है, मादा में अंडवाहिनी की लंबाई होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी 2-3 परीक्षाओं के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो मादा में अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 15 सेमी के बीच होती है। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, अंडवाहिनी के किनारों पर अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 84 नंबर प्रश्न है, मादा के गर्भाशय की आकृति होती है। तो ये भी बहुत बार परीक्षा के अंदर आ चुका है। तो मादा के गर्भाशय की आकृति नाशपति के आकार की होती है। उसके बाद में 85 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पोरूस ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पोरूस ग्रंथि किसको कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 86 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में भ्रूण का विकास कहां पर होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में 87 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मनुष्य के शुक्राणु की जो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोन होती है। उसके बाद में 88 नंबर प्रश्न है, अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है। तो अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर तक होती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, अंडाशय कौन सी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। तो अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। उसके बाद में हमारे पास 90 नंबर प्रश्न है, मादा में अंडवाहिनियों की संख्या होती है। तो अंडवाहिनियां एक जोड़ी होती है, मतलब कितनी होती है, मादा में 2 होती है। उसके बाद में हमारे पास 91 नंबर प्रश्न है, अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को क्या कहते हैं। तो अंडाशय से जब अंडाणु बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतु स्त्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है।
उसके बाद में हमारे पास 94 नंबर प्रश्न है, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसको क्या कहते हैं, तो शुक्र जनन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 95 नंबर प्रश्न है, अंडाणु का अंडाशय में निर्माण को क्या कहते हैं। तो जब अंडाणु का अंडाशय में निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 96 नंबर प्रश्न है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 97 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु होते हैं तो कैसे होते हैं। शुक्राणु बहुत छोटे होते हैं और सक्रिय होते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, अंडाणु होते हैं तो अंडाणु बड़ा होता है और कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। उसके बाद में हमारे पास 99 नंबर प्रश्न है, वीर्य का मुख्य भाग किसके द्वारा बनता है। तो वीर्य का मुख्य भाग शुक्राणु के द्वारा बनता है, शुक्राशय के अंदर बनता है। उसके बाद में हमारे पास 100 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने अंडकोश पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 2 अंडकोश पाए जाते हैं। बहुत बार ये परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। 101 नंबर प्रश्न है, माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है। तो कहाँ पे होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में हमारे पास 102 नंबर प्रश्न है, यौवनारंभ के समय किसका स्त्राव बढ़ जाता है। तो किसका स्त्राव बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, नारी विकास हार्मोन है तो किसको कहा जाता है, नारी विकास हार्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है। 104 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर में शुक्राणु अंडाणु को कहां पर निषेचित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव शरीर में शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु को कहां पर निषेचित करता है। तो अंडवाहिनी में या फेलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। उसके बाद में हमारे पास 105 नंबर प्रश्न है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास 106 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु के 3 भाग होते हैं तो शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 107 नंबर प्रश्न है, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीयक के अंदर करता है। उसके बाद में 108 नंबर प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ स्थित होती है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो शुक्र जनन नलिका वृषण में पाई जाती है। 109 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल कितने माह का होता है। तो कितने माह का होता है, 9 माह का होता है। 110 नंबर प्रश्न है, नर में कौन सी जनन ग्रंथियां पाई जाती है। तो नर के अंदर प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 111 नंबर प्रश्न है, नर में वृषण कोष पर स्थित होता है। तो नर में वृषण कोष कहां पर स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उसके बाद में 112 नंबर प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 113 नंबर प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास किस से होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का विकास अंडाशय में होता है और किसके द्वारा होता है, ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा होता है। उसके बाद में 114 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाती है। तो गर्भाशय की भीतरी सत्र क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम कहलाती है। उसके बाद में 115 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं। तो पुरुषों के सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। 116 नंबर प्रश्न है हमारे पास, महिलाओं में सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं। तो महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होता है उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 117 नंबर प्रश्न है, मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं। तो मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवर्ती कहा जाता है। उसके बाद में 118 नंबर प्रश्न है हमारे पास, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 119 नंबर प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, रजोदर्शन से होती है। उसके बाद में 120 नंबर प्रश्न है, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारे पास,
गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का गौण मिश्रण शामिल होता है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथियों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो मैं ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ, बहुत सारी मेहनत करता हूँ। तो आप भी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।